नीतीश कुमार के अनमोल रत्न जी, 7वीं बार नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हालांकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिहारी खबर का मानना है कि कयास तो कयास ही होगा। खैर, जो भी हो, नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बन चुकी है उनकी विधानमंडल, उनके मंत्रियों का लिस्ट और बन चुके हैं नए मंत्री। खैर, मैं उमाशंकर सिंह बिहारी खबर के प्रतिनिधि के तौर पर आज मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि से 2015 के नीतीश कुमार और 2020 के नीतीश कुमार के मंत्रालय और नीतीश कुमार को जानने का कोशिश करूंगा कि किस तरह से नीतीश कुमार अब तक, जब मैं यह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँगा उस समय तक के नीतीश कुमार को समझने का कोशिश करूँगा और समझाऊँगा कि कैसे दिख रहे हैं नीतीश कुमार। एक परिदृश्य तो साफ है, पिछले विधानसभा यानी कि 2015 के मंत्रालयों का अगर लिस्ट आप उठाएंगे तो आपको यह साफ साफ दिखेगा कि नीतीश कुमार के आसपास के लोग यानी कि उनके अभिन्न मित्र, उनके चाहने वाले मंत्रालय में कुर्सी पर व्याप्त थे। लेकिन इस बार के अभी तक के बने मंत्रालय में आप एक चीज़ गौर जरूर करेंगे, इस बार जो भी मंत्री बनाए गए हैं जातिगत समीकरणों को साधने का कोशिश तो किया ही गया है, साथ ही साथ धरातलीय लोग कहने का तात्पर्य मेरा है कि वैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैसे लोगों को जगह दिया गया है जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हों, जो दो बार या 3 बार या 7 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। 7 बार विधायक बनना, 3 बार विधायक बनना, 2 बार लगातार विधायक बनना, 4 बार विधायक बनना, ये साबित करता है कि वो ज़मीनी रूप से जुड़े हुए लोग हैं। मैं उनके काम पर नहीं जाऊंगा, मैं उनके कैरेक्टर पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो बात बनती है कि 7 बार के विधायक को अगर मंत्री बनाया जाता है तो वो ज़मीनी स्तर पर कुछ तो अच्छा करेंगे। ये चेहरा कुछ तो अच्छा करेंगे वाली ये जो चेहरा नीतीश कुमार का है, इस बार उनके मंत्रालय से दिख रहा है। अब चलते हैं थोड़ा विस्तार से। बीजेपी ने बिहार में जेडीयू से बड़ी पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को ही सौंप दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी अपने 2 डिप्टी सीएम बनाने में सफल रही है। नीतीश के अलावा कुल 14 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें बीजेपी कोटे से सबसे ज़्यादा 7 मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपने सियासी भविष्य को मजबूत करने और बिना बैसाखी के, यहाँ मैं बिना बैसाखी के इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा कयास लगाया जा रहा है और इस कयास को कहीं ना कहीं स्फूर्त रूप दिया है नीतीश कुमार के पिछले विधानसभा 2020 के विधानसभा इलेक्शन के कैंपेन के दरमियान, जब उन्होंने ये बोला था कि शायद ये मेरा अंतिम इलेक्शन हो सकता है, तो उस कयास को बैसाखी देने के लिए यानी 2025 की जंग को फतह करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश ही है। ऐसे में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने के लिए पुराने और जमीन से जुड़े नेताओं को कैबिनेट में खास अहमियत दी गई है। विश्वास मानिए, बीजेपी काफ़ी लंबे समय से बिहार में अपने दम पर पार्टी को उठाना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार की लंबी छत्रछाया के आगे निकलकर और उनके करीबी सुशील मोदी को डिप्टी सीएम पद न देकर अस्थाई नेताओं को इस बार तरजीह दी है। ऐसा बीजेपी ने किया है, जिसने पार्टी को अपने दम पर मजबूत करने की कोशिश की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने डिप्टी सीएम की एक कुर्सी पर वैश्य समुदाय से आने वाले तारकेश्वर प्रसाद को बैठाया, तो दूसरी कुर्सी पर अति पिछड़ा समाज से आने वाली रेणु देवी को। बिहारी खबर को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की सियासी तौर पर
यह आखिरी पारी हो सकती है। इस बात का उन्होंने खुद चुनाव के दौरान ही ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीजेपी की नज़र नीतीश कुमार के अति पिछड़ा और महिला वोट बैंक को अपने साथ लाने का प्लान है, ऐसा बिहारी खबर को दिखता है। इसीलिए तो बीजेपी ने अपने कोटे से 2 पिछड़े, 3 सवर्ण, 1 अति पिछड़ा और 1 दलित को मंत्रिमंडल में जगह दी है। इस बार पिछली सरकार के कई मंत्रियों को मौका नहीं मिला है, वहीं कई नए लोगों को मौका मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बीजेपी की ओर से कटिहार के विधायक तारकेश्वर प्रसाद सिंह और बेतिया के विधायक रेणु देवी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। पिछली तीनों एनडीए सरकार में सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं मिला। उनके जगह पर तारकेश्वर प्रसाद, जो लगातार 4-5 बार से विधायक हैं, हो सकता है ये उनका चौथे बार की विधायकी हो, और रेणु देवी की मौजूदगी सरकार में उप मुख्यमंत्री में बनाया गया है। तो ये जो जाति और जमीनी का कॉकटेल बनाने का कोशिश बीजेपी की तरफ से किया गया है। दोनों उप मुख्यमंत्री के बाद सराय रंजन से जेडीयू के विधायक और पिछली विधानसभा के स्पीकर विजय चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी के मंत्री बनने के बाद यह साफ हो गया कि पटना साहिब से विधायक नंदकिशोर यादव अगले विधानसभा में स्पीकर होंगे। विजय चौधरी के बाद सुपौल से विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। वह पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे और लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। विजेंद्र यादव के बाद जेडीयू से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, शिक्षाविद मेवालाल चौधरी और फूलपरास से पहली बार विधायक बनी शीला कुमारी ने मंत्री पद की शपथ ली थी। जेडीयू के कोटे के मंत्रियों के बाद जीतन राम मांझी के बेटे और एमएलसी संतोष कुमार सुमन को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने शपथ ली। वह सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े तो थे, लेकिन हार गए। मुकेश सहनी वर्ष 2014 में बीजेपी के लिए प्रचार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी और 2019 का लोकसभा चुनाव वह महागठबंधन के साथ लड़े। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी के साथ आ गए। जेडीयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और वीआईपी के कोटे से मंत्रियों के शपथ लेने के बाद बीजेपी की ओर से एमएलसी मंगल पांडे ने मंत्री पद की शपथ ली थी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके मंगल पांडे पिछले सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, मधुबनी के राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान, दरभंगा के जाले के विधायक जिवेश मिश्र, मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक रामसूरत राय ने भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। खास बात यह रही कि रामप्रीत पासवान और जिवेश मिश्र मैथिली में शपथ ली। ये तो था विधायकों मंत्रियों के बारे में विवरण। अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से नीतीश कुमार के इस मंत्रालय को जातिगत एक्सपीरियंस, जमीन से जुड़ा हुआ, इन सभी चीज़ों का एक कॉकटेल बनाया गया है। अब सबसे पहले आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का यह 7वां मुख्यमंत्रित्व काल होगा। वो कुर्मी जाति से आते हैं और इंजीनियर भी हैं। इनके पास गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन के अलावा वो सब विभाग रहेंगे जो किसी के अलाउट नहीं किया गया है। वहीं तारकेश्वर प्रसाद सिंह, जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया, ये 4 बार से विधायक हैं और ये बीजेपी के ही हैं और ये कलवार जाति से आते हैं। हालांकि ये 12 पास हैं, फिर भी इनके पास वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास एवं आवास के विभाग
की जिम्मेदारी है। वहीं रेणु देवी डिप्टी सीएम बनी है, बीजेपी से है, नौनिया जाति से आती हैं, 12 पास है। इनके पास भी पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं उद्योग विभाग दिए गए हैं। नौनिया जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण का विभाग दिया जाना, इस कॉकटेल को समझने की जरूरत है। अब आते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव पर। ये जदयू कोटे से यादव हैं। ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन, योजना एवं विकास तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री होंगे। मेवालाल चौधरी शिक्षाविद हैं, जदयू से हैं, कोयरी जाति से आते हैं। अगला नंबर है मेवालाल चौधरी का, जनता दल यूनाइटेड से हैं, कोयरी जाति से हैं। विश्वास मानिए नीतीश कुमार के मंत्रालय में सबसे कंट्रोवर्शियल चेहरा है। हालांकि ये शिक्षाविद है, लेकिन आजकल आप सोशल मीडिया से लेके हर जगह देख रहे हैं कि मेवालाल चौधरी के पुराने इतिहास को खंगाला जा रहा है। गलत सही फैसला तो आपको करना है। वैसे मेवालाल चौधरी पर कृषि विश्वविद्यालय के वीसी रहते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। विजिलेंस ने 2017 में आईपीसी 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा भी इन पर लगा था। ये पार्टी से भी निलंबित भी हुए थे इन्हीं कारणों से। खैर, इनको बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अगला नंबर है अशोक चौधरी का। अब अशोक चौधरी को समझिए, ये जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष भी हैं, पासी जाति से आते हैं। इनको भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया गया है। अब नंबर आता है शीला कुमारी का, मंत्री बनी है जदयू से, धानुक जाति से हैं, परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि ये पहली बार विधायक बनी है। अगला नंबर है संतोष कुमार सुमन का। आप जानते हैं ये हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया के लड़के हैं, मुसहर जाति से आते हैं। लघु सिंचाई के अलावा ST/SC कल्याण विभाग एवं जनजाति कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मुकेश सहनी, इन्हें भी मंत्री बनाया गया है VIP कोटा से। मल्लाह जाति से आते हैं। इन्हें पशुपालन एवं मत्स्य विभाग का मंत्रालय दिया गया है। रामप्रीत पासवान, ये भी बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, पासवान जाति से आते हैं। PhD मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको दी गई है। राम सूरत कुमार, ये भी बीजेपी के कोटे से हैं, यादव हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार एवं विधि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। विजय चौधरी जदयू के कोटे से हैं, भूमिहार हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन मंत्रालय का भी प्रभार इनको दिया गया है। जीवेश कुमार बीजेपी कोटा से हैं, भूमिहार हैं। श्रम संसाधन, पर्यटन और खाद्यान्न विभाग का मंत्रालय इनको दिया गया है। एक बहुचर्चित नाम है अमरेंद्र प्रताप सिंह का, बीजेपी कोटा से हैं, राजपूत हैं। कृषि सहकारी सहित गन्ना विकास मंत्री भी बनाए गए हैं। मंगल पांडे, ये MLC हैं, बीजेपी के कोटे से हैं, ब्राह्मण हैं। स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ कला संस्कृति एवं युवा एवं पथ निर्माण विभाग का भी मंत्री इनको बनाया गया है। ये तो डिटेल था मंत्री का और उनके मंत्रालय का। अगर आप देखेंगे तो जो जिस जाति से है, आप कोई भी उदाहरण उठाइए, उस जाति के कल्याण हेतु जो मंत्रालय आता है उसमें नीतीश कुमार के ये मंत्रालय तारतम्य बैठाता हुआ दिख तो रहा है। इनकी सफलताएं और असफलताएं भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जाति और विकास के कॉकटेल को आप इस समय
बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रालय में देख सकते हैं। तो आप देखिए, आप इनसे सफलता की उम्मीद करिए। बिहारी खबर भी इनसे सफलताएं और सफलताओं की उम्मीद ही कर सकता है, लेकिन बिहारी खबर इनके कामों पर नज़र रखेगा और आपको इनके कामों से अवगत जरूर करवाता रहेगा। आप हमें दीजिए आज के लिए इजाज़त, और आप हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।